नमस्कार दोस्तों। आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों आज हम बात करते हैं कुछ करंट अफेयर्स की, जो कि पीसीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम इसको पढ़ते हैं अच्छे से, जिससे कि हमारी परीक्षा में कोई क्वेश्चन आए तो गलत होने की संभावना ना रहे। तो क्वेश्चन को हमें इतने विस्तार रूप में पढ़ना है जिससे कि किसी भी रूप में आए हम उसको सही करने की पूरी पूरी मतलब वो स्थिति में हो। तो दोस्तों में ध्यान ये रखना है कि इस समय करंट अफेयर्स की बहुत सी किताबें आ रही बाज़ार में हैं, बहुत मैटर है। हमें बहुत मैटर के फेर में नहीं पढ़ना है। हमें अपनी परीक्षा के ओरिएंटेड कौन सी चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमें उतना ही पढ़ना है, जिससे कि हम इस करंट अफेयर्स के भंवर में ना पड़ें। मतलब अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स में कुछ हमें ध्यान रखना है। जैसे 17 नगर निगमों को सोलर सिटी में विकसित करने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हें विकसित किया जाएगा। 17 नगर निगम हैं, उनको सबको विकसित किया जाएगा सोलर सिटी के रूप में। फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का स्टार्टअप इकोसिस्टम को तीसरा स्थान मिला है। यानी कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इसको तीसरा स्थान मिला है। ध्यान रखने वाली बात है कि शीर्ष स्टार्ट जो हब है वो किसको माना गया उत्तर प्रदेश में, तो ये नोएडा है। दोस्तों लखनऊ दूसरे नंबर पर है, पहले पे नोएडा है और तीसरे पे गाजियाबाद है। तो पहले पे नोएडा, दूसरे पे लखनऊ और तीसरे पे आपका गाजियाबाद। ये स्टार्टअप का फर्स्ट सेकंड थर्ड का फेस है। फिर हम पढ़ते हैं बिठूर महोत्सव। ये कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बिठूर महोत्सव गंगा के किनारे होता है और कानपुर में बिठूर नामक जगह है। वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मतलब बिठूर महोत्सव को करवाया था। अब उत्तर प्रदेश की एक घटना और है, ताज महोत्सव। तो हमें ध्यान रखना है कि ताज कहाँ पर है। तो सबको पता है कि ताजमहल आगरा में है, तो ताज महोत्सव भी आगरा में होता है। दोस्तों अब वो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसकी थीम क्या थी। तो इस वर्ष की थीम थी जो भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को दर्शाती है, धरोहर। क्या चीज़? धरोहर। इसकी थीम थी धरोहर, जो दर्शाती है कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को। तो हमको दोस्तों इतना ध्यान रखना है। फिर एक न्यूज है कि 42वीं नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप ये कहाँ हुई थी? ये आपकी मध्य प्रदेश में हुई थी। तो आपको इसको भी थोड़ा सा संज्ञान में रखना है। आरोग्य मेला 2025 1 से लेकर 4 मार्च 2025 तक ये आपका राजस्थान सरकार द्वारा ये शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में ये आयोजित किया गया था। तो दोस्तों हमको ये भी ध्यान रखना है। अब वो आपने घटना सुनी है कि कोटा में जो बच्चे जाते हैं तैयारी के लिए, अधिकांशतः हम देखते हैं कि वो लोग बच्चे वहाँ पर सुसाइड कर लेते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर एक कार्यक्रम चलाया गया था, कोटा केयर्स पहल। छात्रों के लिए एक नई गाइडलाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब ये छात्रों की सहायता के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। पूछी जा सकती है कि कोटा केयर से पहल क्या है? ये छात्रों के लिए गाइडलाइन है, जिससे वो बच्चे मतलब आत्महत्या जैसा प्रयास ना करें। दोस्तों फिर हम उत्तराखंड को देखते हैं। उत्तराखंड में आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में अवैध वृक्ष कटाई के मामले में एनजीटी ने एक सख्त कदम उठाया है, क्योंकि एनजीटी है ये हमारे पर्यावरण से संबंधित निर्णय को लेती है। फिर दोस्तों हमें अगली बात ध्यान रखनी है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन किया गया है। 26 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू कर दी गई है, 26 जनवरी 2025 से। तो हमको दोस्तों ये याद रखना है। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक और मुख्य कार्य हुआ है, डॉल्फिन सफारी। दोस्तों ध्यान रखना है, डॉल्फिन सफारी जो हुई है वो वाराणसी, यानी कि यूपी सरकार ने कहाँ पर डॉल्फिन सफारी की घोषणा की है? वो वाराणसी में, हमको याद रखना है। और भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या है? वो है उत्तर प्रदेश में। तो हमको ध्यान रखना कि भारत में पहली बार आयोजित होने वाली गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो उत्तर प्रदेश को, दूसरे नंबर पर बिहार है और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। तो हमको इतना दोस्तों ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं कि एक कार्यक्रम है राइज, यानी कि रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट। ये टीकाकरण से संबंधित है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया है। तो हमको दोस्तों ये भी याद रखना है। गुजरात से हमें एक सूचना ये है कि इसमें करंट से कि गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों जिस प्रकार से उत्तराखंड में लागू कर दिया गया 26 जनवरी 2025 से, उसी प्रकार मतलब इस पर गुजरात भी अब काम करने वाला है। दोस्तों तो हमको ये भी याद रखना है। फिर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या जनपद की 772 ग्राम पंचायत को कितने गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने की बात की गई है?
यानी कि 772 ग्राम पंचायत हैं, और ग्राम पंचायतों में गांव की संख्या, तो एक ग्राम, जरूरी नहीं कि एक ग्राम पंचायत में एक ही गांव हो, उसमें एक से अधिक गांव भी हो सकते हैं दोस्तों। तो 1147 गांव को हमें विकसित करना है मॉडल गांव के रूप में, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर 10 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने बलिया के जिले में किस स्वतंत्रता सेनानी, यानी कौन सा ऐसा स्वतंत्रता सेनानी था जिसके सम्मान में एक स्मारक बनवाने की योजना कही है, तो आपको ध्यान रखना है चित्तू पांडे, क्योंकि अस्थायी सरकार के बारे में हम पढ़ते हैं कि अस्थायी सरकार है, तो बलिया में चित्तू पांडे जी द्वारा अस्थायी सरकार का गठन किया गया था दोस्तों। अब हम उत्तराखंड से फिर देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 एक कहाँ आयोजित किया गया था। ये करा गया था आपका उत्तराखंड के ऋषिकेश में निकेतन आश्रम में, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर हम अगले देखते हैं कि राष्ट्रीय परिदृश्य में कि राष्ट्रीय डेयरी विकास यानी कि NPDD को मंजूरी दे दी गई है। और अभी एक सूचना आई है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है दूध उत्पादन में, भारत नंबर 1 पर है और भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, तो हमें दोनों चीज़ें दोस्तों याद रखनी है। अब ये कह रहे हैं कि गोरखपुर, यानी गोरखपुर ये नहीं उत्तर प्रदेश वाला, गोरखपुर का मतलब है ये हरियाणा का गोरखपुर, परमाणु ऊर्जा संयंत्र की एक मतलब ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है। तो हमारे लिए ये ध्यान रखना है कि अभी गोरखपुर किस लिए चर्चे में रहा है, तो हरियाणा का गोरखपुर चर्चे में रहा है परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम दोस्तों पढ़ते हैं रायसीना संवाद, ये 17 मार्च से लेकर 19 मार्च 2025 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये 10वां संस्करण था, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मुख्य अतिथि थे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, और हमारे प्रधानमंत्री, दोनों लोगों के बीच में ये वार्ता हुई थी। और इसका केंद्रीय विषय था लोग, शांति और ग्रह, यानी कि लोग पीपल, शांति यानी कि पीस, ग्रह यानी कि प्लेनेट, तो ये इसकी थीम थी दोस्तों। फिर हम लोग देखते हैं चर्चा क्यों थी, क्योंकि इसमें जलवायु परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन, आर्थिक नीतियाँ और वैश्विक शांति पर उन्होंने बात की है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट था। फिर हम देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट, पूर्वोत्तर में AFSPA यानी कि FSPA की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया दोस्तों। तो ये उत्तर पूर्वोत्तर राज्य हैं, ये हर समय चर्चे में रहते हैं। अब AFSPA यहाँ पर लागू रहती है, तो इन्होंने कहा है कि मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम में सशस्त्र बल द्वारा इसकी अब समीक्षा की घोषणा की गई है, क्योंकि इन क्षेत्रों में विघटनकारी क्षेत्र हैं, यहाँ पर वो मतलब आतंकवाद, नक्सलवाद चलता रहता है दोस्तों। तो ये चर्चे में रहता है कि आपको इतना ध्यान रखना है कि AFSPA किससे संबंधित है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मतलब वो जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है पूर्वोत्तर राज्यों में, उसके लिए एक मतलब ये योजना चलाई जाती है शांति लाने के लिए, तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी के सम्मान में आगरा में भव्य स्मारक की बात की गई है दोस्तों। आगरा में इस स्मारक के निर्माण की देखरेख करेगी, ये कौन करेगा, ये विशेषज्ञ समिति है वो करेगी। और क्योंकि यही शिवाजी को मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा नज़रबंद किया गया था, इसलिए वहाँ बनाने की बात दोस्तों चल रही है। अब पौटी श्री मालू की प्रतिमा का अमरावती, हमने पढ़ा है कि सबसे पहले मतलब पृथ्वीराज की बात किसने करी है, यानी कि श्री रामालू की प्रतिमा, यानी कि पौटी श्री रामालू ने सबसे पहले एक मतलब अलग राज्य की बात की थी। तो इनके स्मारक, इनकी मतलब उसकी याद में एक स्मारक बनाने की बात चल रही है, जो कि कहाँ पर, अमरावती में दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। फिर मुदु यानी कि मुदुमल और मेगालिथिक मेनहिर, ये हमको याद रखना है कि मुदुमल, मेगालिथिक मेनहरी, तो इसको भारत को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थानों की सूची में अस्थायी के रूप में इसको शामिल किया गया है। ये स्थान तेलंगाना का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तेलंगाना के पास केवल एक यूनेस्को विश्व धरोहर रामप्पा मंदिर है, जिसे 2021 में जोड़ा गया है। यह स्वीकृत हो जाता है ये, तो ये दूसरा धरोहर हो जाएगा। नहीं, पहला कौन सा है, रामल्ला, तो हमको रामप्पा मंदिर है, और दूसरा ये हो जाएगा कौन सा, मुदुमल मेगालिथिक मेनहरी, इंपॉर्टेंट है, बस इतना ध्यान रखना है। गीत गवाई, अब हमको क्या ध्यान देना है कि मॉरिशस में भारतीय संस्कृति का प्रतीक गीत गवाई, ये गीत गवाई ने भारत को मॉरिशस के सांस्कृतिक संबंधों को उजागर किया है। अब गीत गवाई है क्या, ये एक पारंपरिक भोजपुरी संगीत समूह है, जो कि मुख्यतः महिलाओं द्वारा शादियों में जैसे आयोजनों में प्रस्तुत किया जाता है। इसको अमूर्त विरासत के रूप में मान्यता मिली है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं अगली सूचना, देखते हैं हम कि कलिपट्टम महोत्सव केरल की सांस्कृतिक धरोहर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कलिपट्टम महोत्सव, जिसे कि थेयम के नाम से भी जाना जाता है, केरल में मलयालम महीने कुंभन फरवरी मार्च में मनाया जाता है। ये महोत्सव देवी काली को समर्पित अनुष्ठान नृत्य प्रदर्शनी में के लिए है। तो इसको क्या है, कालीगढ़ महोत्सव केरल के सांस्कृतिक धरोहर में शामिल हो गया, यानी कि कलियट्टम। अब जुमुइर
जुमेर बिनंदिनी 2025, ये 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में आयोजित इतिहास का सबसे बड़ा झुमुर महोत्सव या जुमेर बिनंदिनी 2025 में शामिल होंगे। ये उत्सव असम की चाव 220वीं वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है दोस्तों। इसलिए ये जनजाति को समृद्ध संस्कृति की धरोहर को दर्शाता है, इसलिए ये मतलब चर्चे में है। फिर हम आर्थिकी में देखते हैं कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट आई है और भारत ने जैव अर्थव्यवस्था के मूल्य में $165 बिलियन से अधिक बताया है, जो कि हमारे लिए बहुत ही मतलब गर्व का विषय है। विकास दर भारत की जैव अर्थव्यवस्था ने पिछले वर्षों से यानी कि पिछले 5 वर्षों में दोगुनी वृद्धि की है जैव अर्थव्यवस्था के बारे में, तो हमको यहाँ पर इतना ये ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं कि आरबीआई ने ऑन टैप समूह की स्थापना की है। और ऑन टैप क्या है, पूछा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन और सतत वित्त के लिए एक समर्पित ऑन टैप समूह स्थापना की योजना की घोषणा की है आरबीआई ने। और जलवायु परिवर्तन जोखिम, इस समूह का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिमों का प्रबंधन करना और जिससे क्षमता निर्माण और वित्तीय परिस्थितीय तंत्र का विकास शामिल है दोस्तों, तो ये इधर भी ध्यान देना है। फिर हम देखते हैं नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है महिलाओं को वित्तीय सशक्तिकरण के बारे में। नीति आयोग की कोई भी रिपोर्ट आती है वो हमारी परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब मुख्य बन जाती है। अब नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि 3 मार्च 2025 को नीति आयोग ने उधारकर्ताओं से निर्माणकर्ताओं तक, यानी कि हम जो उधारकर्ता से लेकर निर्माणकर्ता की ये बात कर रहे हैं, इसमें उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2024 तक 2.7 करोड़ महिलाएं यानी कि 2.7 करोड़ महिलाएं अपने क्रेडिट स्कोर की निगरानी कर रही हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 42% अधिक है। ये इंपॉर्टेंट है। महिलाओं का वित्तीय भागीदारी 2019 से 2024 के बीच महिलाओं की वित्तीय गतिविधियों में 3 गुना वृद्धि हुई है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ध्यान क्या देना है, क्षेत्रीय वितरण महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, यानी कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना ने स्वयं मॉनिटरिंग करने वाली महिलाओं को लगभग आधा हिस्सा दिया है, यानी कि 50% इन लोगों को मतलब हिस्सेदारी दी है। फिर अगले हम दोस्तों पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटना में लुइसियाना में नाइट्रोजन गैस से पहली मृत्युदंड, यानी कि नाइट्रोजन गैस का एक चैम्बर बनाया गया, उसमें तब मृत्युदंड दिया गया है। तो ये लुइसियाना क्यों चर्चे में, और इसमें पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन गैस से पहली मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है लुइसियाना जैसे हाफमैन जूनियर को नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके मृत्युदंड की बात की गई है दोस्तों। फिर हम ट्रंप और पुतिन के बीच यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने पर एक वार्ता हुई थी। तो 18 मार्च 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों पर चर्चा करेंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बस इतना ही था। अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान मिला था। ये राष्ट्रीय सम्मान है बहुत, तो इसमें मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे प्रधानमंत्री जी। इन्होंने दोनों देशों के बीच मजबूती साझेदारी की पुष्टि की है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है। ये वहाँ का बहुत ही सम्मानित मतलब वो है सम्मान। ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। ये सम्मान नेल्सन मंडेला को मिल चुका है सहित केवल 5 विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जरूर जाएगा। EU नेताओं की यूक्रेन मुद्दे पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन, यानी कि EU के जो नेता हैं यानी यूरोपियन संघ यानी कि EU के नेता हैं, इन्होंने ब्रुसेल्स में एक आपातकालीन बैठक आयोजित की है जिस पर यूक्रेन की आपातकालीन शिखर सम्मेलन की। तो इसमें से सीधे पूछा जा सकता है कि यूरोपीय संघ की मीटिंग कहाँ हुई थी, वो ब्रुसेल्स में एक आपातकालीन मीटिंग हुई थी। बस इतना ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं। फिर हम देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत गैया मिशन का समापन। अब गया यानी कि गया ये क्या चीज़ है, सीधे पूछा जा सकता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने गया मिशन को समाप्त करने की घोषणा की है। ये मिल्की वे का विस्तृत 3 आयामी मानचित्र बनाया गया था, उसका उन्होंने अध्ययन किया है। तो गया ये है, ऐसे पूछा जा सकता है दोस्तों। अब ये एक शब्दावली है BBLDH एंजाइम की खोज। ये एंजाइम क्या है, ये लाइम रोग की बैक्टीरिया है और इसके लक्षणों में बुखार, थकान और विशिष्ट बुल्स आई दाने शामिल होते हैं। ये हमको थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों। ये पूछा जा सकता है कि ये चर्चे में रहा है, ये क्या चीज़ है, तो ये कैसा है, और ये एक मतलब अनुसंधान वैज्ञानिकों ने नामक एक एंजाइम की पहचान की है। ये एक एंजाइम है, क्या है, एंजाइम में ध्यान रखना है। अगले हम देखते हैं कि दोस्तों जीन संपादित नॉन बाउंडिंग केले का विकास। अब वो ये केले का विकास किया गया है जो जैसे बीटी बैगन है और बीटी कपास है, बीटी सरसों है, गोल्डन राइस है, इसी प्रकार से एक जीन संपादित नॉन बाउंडिंग केले का विकास किया गया है। तो इसी के हमें ध्यान रखना है कि ये उसी की तरह GM फसल है जिस प्रकार से
सरसों की है, बैंगन की है, राइस की है, कपास की, उसी प्रकार से। तो बस यहाँ पे इतना ही ध्यान देना है। अब हम देखते हैं कि चंद्रयान-3 के डेटा से चाँद पर पानी की बर्फ़ की संभावना बढ़ी है। तो ये चर्चे में रहा है, हमें ध्यान क्या देना है कि पानी की बर्फ़ के अनुमान लगाया चंद्रयान-3 के चंद्र सतह इनके थर्मोलॉजिकल प्रयोग से प्राप्त डाटा के आधार पर वैज्ञानिकों ने पाया है कि चाँद के उच्च अक्षांशों में तापमान में बड़ी भिन्नताएं पाई गई हैं। इसका मतलब ये है इसमें पानी की बर्फ़ की संभावित उपस्थिति का संकेत मिलता है। 2050 तक 44 करोड़ भारतीय हो सकते हैं मोटापे का शिकार। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें ध्यान रखना है, मोटा मोटा अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो। इसलिए सेमी क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया इसरो के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रायोजेनिक जो वो ईंधन वो होते हैं, मतलब इंजन, उन पर हम विदेशों पर निर्भर रहते हैं। तो ये भारतीयों ने सबसे ज़्यादा मतलब इस पर इसरो ने काम किया है और इसमें परीक्षण किए गए। लॉन्च व्हीकल बूस्टर चरणों के लिए क्रायोजेनिक चरण की अंतिम रूप देने में की प्रगति हुई। इस परीक्षण को पावर हेड टेस्ट यानी कि आर्टिकल के रूप में जाना जाता है। हमको बस इतना ध्यान देना है। फिर दोस्तों हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ते हैं कि सुंदरबन में भूजल संकट। सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि कौन सा वन ऐसा है कि जहाँ पर भूजल संकट आया है। तो ये सुंदरबन गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा में स्थित है। इस क्षेत्र में लगभग 1,40,000 हेक्टेयर में ये 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है, यानी कि सुंदरबन। और यहाँ पर क्या है, भूजल संकट है। तो दोस्तों हमको ध्यान रखना है। अब ओकजोकुल ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन से मृत पाया प्रथम ग्लेशियर है। आपको ध्यान रखना, आइसलैंड का ये ग्लेशियर है ओकजोकुल ग्लेशियर। ऑकलैंड के ओकजोकुल ग्लेशियर की इंसानों द्वारा किए गए जलवायु परिवर्तन के कारण आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया है। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये चर्चे में रहा है। आइसलैंड ने दुनिया का पहला आइसबर्ग कब्रिस्तान भी बनाया है, जो कि 15 प्रमुख ग्लेशियर्स के लिए बर्फ़ जैसी समाधियाँ बनाई गई हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है। फिर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित करने की बात कही गई है। 2025 अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित करने की बात की गई है। और 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाने का भी फैसला किया गया है। 21 मार्च के रूप में मनाया गया, विश्व ग्लेशियर संरक्षण के रूप में, दिवस के रूप में। कामेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल है। भारत का कांगेर घाटी है राष्ट्रीय उद्यान, इसको अस्थायी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में अस्थायी रूप से शामिल कर लिया गया है। ये स्थान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता की दृष्टि से यहाँ पर 963 प्रकार के पौधों की प्रजातियाँ और 49 प्रकार के स्तनधारी 210 प्रजाति पक्षियों की पाई जाती है। तो ये इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि भारत में अवनील का अपर्दन की समस्या, ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि